देखिए, इस मामले में राजस्थान कनेक्शन इसलिए है कि जो आनंद गिरी है, जो जेल में बंद है, जो मुख्य आरोपी है, वो भीलवाड़ा का रहने वाला, राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। बात नीतीश कर रहे हैं बैग की, बाबा स्वीट की, अलवर की वो कलाकंद की मशहूर दुकान है जो पूरे राजस्थान और देश में प्रसिद्ध है। और बात अगर बैग की हो रही है, बात कमरे की हो रही है, तो दर्शकों को हैंगिंग रूम दिखाना जरूरी होगा क्योंकि वहीं से मिला है। और अब एसआईटी से लेकर सीबीआई तक तमाम जिन पहलुओं पर विचार विमर्श करके जांच को आगे बढ़ाएगी, उसमें यह भी एक एंगल है। 11 सदस्यीय सीबीआई की टीम कल शाम यानी शुक्रवार की शाम आकर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश, एसएसपी जो सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी हैं, आईजी केपी सिंह से मुलाकात कर चुकी है, मंडलायुक्त से मुलाकात कर चुकी है। एसआईटी के जो सदस्य हैं 18 सदस्यीय, जिसका नेतृत्व अजित पाल सिंह कर रहे हैं, उनसे मिल चुकी है और सभी सदस्यों से मिल चुकी है। और कुछ टीम आज शनिवार को आने वाली है। और आज चूंकि धूल रोड की परंपरा कल खत्म हो गई थी, अब बाघंबरी मठ में जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां मैं मौजूद हूं, मोइन मौजूद हैं, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और छावनी में तब्दील हर जगह बैरिकेडिंग लगी। बाघंबरी मठ में सीबीआई की टीम कभी भी आ सकती है। जो शाम में पहुंची है वो टीम आने वाली है और कुछ टीम दिल्ली से चलकर 1 घंटे के अंदर प्रयागराज पहुंचने वाली है। तो हर पहलुओं पर जांच होगी। इसी वजह से आप बाघंबरी मठ में हर जगह बैरिकेडिंग, रस्सी से चारों तरफ घेरा गया है। जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि सबूत नष्ट न हो जाएं। बहुत कुछ सबूत नष्ट हो चुके हैं, बहुत कुछ हलचल में, बहुत कुछ अज्ञानता में नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अब एहतियात बरता जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई की एक टीम देर रात यहां पहुंच चुकी है। उसने अपना होमवर्क कर लिया है, किन बिंदुओं पर तफ्तीश करनी है ये तय कर लिया गया है। और आपको एक बेहद अहम जानकारी दे दें कि 100 से ज्यादा संभावितों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनसे पूछताछ होनी है, जिनका बयान दर्ज किया जाना है। इन 100 लोगों में वो 11 पुलिसकर्मी हैं जो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात हुआ करते थे। वो 3 लोग शामिल हैं जिन्होंने लखनऊ में गुरु चेले के बीच समझौता कराया था। वो 5 डॉक्टर शामिल रहेंगे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। जो 3 शिष्य थे महंत नरेंद्र गिरी के, जिन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा था और शव को नीचे उतारा था, वो रहेंगे। मठ के कर्मचारी रहेंगे, मंदिर के कर्मचारी रहेंगे। तो 100 से ज़्यादा संभावितों का नाम जो है इस लिस्ट में। और आपको बताएं कि जब सीबीआई की टीम यहाँ पर आएगी तो वो क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी। कैसे रिक्रिएशन करेगी ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो हैंगिंग रूम है वो करीब करीब उसका दरवाज़ा इसी तरीके से लगा हुआ है, ठीक इसी तरीके से 2 तरीके के दरवाजे लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि एक दरवाज़ा ये बाहर लगा हुआ है जैसे जाली है, एक दरवाज़ा अंदर से है। थोड़ा सा फर्क ये है कि जैसे इसमें ये कुंडी जो है ये दाहिनी तरफ लगी हुई है, वहां पर बाईं तरफ लगी हुई है। और दरवाजे को तोड़ा गया था, तो 2 दरवाजा तोड़ा गया था। अब दरवाजा तोड़ा गया या जैसे दावा किया जा रहा है कि उसको धक्का दिया गया, तो वही क्राइम सीन जो है यहाँ पर रिक्रिएट किया जाएगा कि दरवाजा धक्का देने से खुल गया या तोड़ा गया, अंदर से सिटकनी बंद है कि नहीं, अंदर की लाइट बंद थी कि नहीं बंद थी, और पंखा बंद था कि नहीं बंद था, शव को कैसे नीचे उतारा गया। और जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो उन 3 शिष्यों को खास तौर पर रखा जाएगा जिन्होंने दरवाजा तोड़ा था, जिन्होंने शव को नीचे उतारा था। इसके अलावा एक और खबर है, आईजी केपी सिंह को भी रखा जाएगा क्योंकि जो वहां मौजूद थे, जो शिष्यों से पूछताछ कर रहे थे, जॉर्ज टाउन थाने के वो सारे पुलिसकर्मी मौजूद होंगे जो वीडियो में 1 मिनट 45 सेकंड की वीडियो में दिख रहे हैं और जो पूछताछ कर रहे हैं उस शव के उतारने के बाद कि आखिर क्यों उतारा, क्यों नहीं बताया, तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं। तो ये लोग भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, उन शिष्यों का मोबाइल फोन भी खंगाला जाएगा जिन्होंने दावा किया था कि जब महंत जी बाहर नहीं निकले तो उन्होंने फोन किया। भले ही बात नहीं हो पाई हो क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था, लेकिन वो कॉल डिटेल्स में ज़रूर होगा, वो स्क्रीन पर ज़रूर शो करेगा कि आपने कितने बजे फ़ोन किया, कितनी देर में शव को दरवाज़ा तोड़ा गया, कितनी देर में शव को नीचे उतारा गया, कितने बजे आईजी रेंज केपी सिंह को फ़ोन किया गया, कितने बजे जॉर्ज टाउन पुलिस को फ़ोन किया गया। क्या ये व्यवहारिक है या गढ़ी हुई कहानी है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल मोइन ये है कि जब वकील साहब ऋषि साहब से हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने भी उन्होंने हमें फ़ोन किया था, केवल 3 सेकंड फ़ोन किया और 3 सेकंड में वो काफ़ी डिप्रेस दिख रहे थे, काफ़ी परेशान थे।
क्योंकि बस इतना बोले कि कहाँ है वकील साहब, तो वकील साहब ने कहा कि मैं कचहरी में हूँ, तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन वक्त है 1 बजे के करीब, जबकि कहा जा रहा है कि 12:20 पे उन्होंने फोन कमरे में घुसकर स्विच ऑफ कर लिया था और उन्होंने कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वकील से बात करने का आशय समझ में नहीं आता, कहीं वरासत का मामला था, वो वरासत बदलना चाहते थे, या फिर जब कमरे में जाकर कानूनी दांवपेच सीखने की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल, वकील ऋषि शंकर द्विवेदी ने जो जानकारी दी उसमें 2 तथ्य बेहद अहम हैं कि जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे खुदकुशी करनी है, तो आखिर उन्होंने अंतिम समय में वकील से बात क्यों की, वकील से क्या बात करना चाहते थे, क्या डिस्कस करना चाहते थे। दूसरा, उन्होंने एक अहम बात और की कि महंत जी ने अपने नंबर से, जो BSNL का नंबर वो इस्तेमाल करते थे, जो नंबर वकील साहब के पास था, उससे फोन नहीं किया था, उससे कॉल नहीं की थी, किसी दूसरे नंबर से की थी। सवाल है कि वो दूसरा नंबर कौन था, वो कोई दूसरा व्यक्ति था जो 12:20 की थियरी बताई जा रही है, उसमें कोई दूसरा शिष्य अंदर गया था जिसका फोन लेकर उन्होंने वकील को फोन किया था। ये भी तो एक जांच का बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पूरी डेथ मिस्ट्री है लगातार उलझती जा रही है, जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है उतना उलझती जा रही है। बिल्कुल वो सांप सीढ़ी का जो खेल होता है कि 2 कदम आगे चले और 4 कदम नीचे गिर गए। हर घंटे एक नई जानकारी आती है और वो एक नया एंगल दे देती है, एक नए सवाल पैदा कर देती है। नया एंगल राजस्थान के अलवर से बाबा स्वीट कलाकंद की मशहूर दुकान का आ रहा है। बैग खाली है और भीलवाड़ा के आनंद गिरी हैं। राजस्थान से आना जाना, इस मठ का लेन देन बहुत कुछ था, इसलिए इस एक चीज़ भी और तय की है, जो धूल रोट के बाद की परंपरा हुई है उसमें साधु सन्यासियों ने आपस में विचार विमर्श किया है। निरंजनी अखाड़े के तमाम जो महंत हैं वो बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, उन लोगों ने ये तय किया है कि जो संस्कृत विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय है, गद्दी है, आश्रम है, इस संबंधित जितने 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति से संबंधित जितने भी मामले हैं पूर्ववत चलते रहेंगे। उसमें अभी जब तक CBI क्लीन चिट नहीं देती है किसी को, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, 2 तरीके के फैसले किए गए। पहला फैसला तो ये किया गया है कि जो काम, जो जिम्मेदारी पहले जो व्यक्ति संभाल रहा था वो संभालता रहेगा, उसमें कोई दखल नहीं होगा, कोई फेरबदल नहीं होगा। दूसरा एक और अहम फैसला ये किया गया है कि जब तक CBI की जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक CBI जो है वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती है, तब तक किसी को भी उत्तराधिकारी औपचारिक तौर पर अखाड़े की तरफ से घोषित नहीं किया जाएगा। यानी जो महंत, जो बलबीर गिरी हैं, जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था, जिनका नाम वसीयत में है, अखाड़े की तरफ से औपचारिक तौर पर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि कानूनी रूप से जिस तरीके से वकील दावा कर रहे थे, कानूनी रूप से वो उत्तराधिकारी जरूर हो जाएंगे। उसी दिन से हो गए थे। वकील साहब का कहना है कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बलबीर गिरी जीतेंगे, उन्हें हरा नहीं कोई पाएगा। कानूनी रूप से वो बेहद मजबूत हैं। 300 साल की बाघंबरी मठ की जो परंपरा है उसके अनुरूप वसीयत में गुरु ने अगर किसी का नाम लिख दिया और उनकी मृत्यु हो गई या देहावसान हो गया, तो उसके बाद वो व्यक्ति बनेगा। ये मौरूसी ट्रस्ट है। तमाम जो मठ अखाड़े हैं अलग अलग नियमों से संबंधित हैं, बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं। उसमें जो ये मठ है बाघंबरी मठ, वो मौरूसी ट्रस्ट नियमतः बंधा हुआ है और उसमें ये साफ है कि जो वसीयत में जिसका नाम होगा वो कानूनी रूप से काफी मजबूत होगा। 2020 की जो आखिरी वसीयत है उसमें बलबीर गिरी का नाम है। साधु सन्यासी संत अखाड़ा परिषद महामंडलेश्वर जो बात कर रहे हैं वो अलग बात कर रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी उस दिन आनंद फानन में चार्टर्ड प्लेन से आए थे। वो छत्तीसगढ़ में थे और वो चार्टर्ड प्लेन से आए, यहाँ पर उतरे, उनके साथ के जो कुछ लोग थे वो लोग वहाँ उतरे, यहाँ आए और उसके बाद से कुछ सदस्य उसमें बैठकर चार्टर्ड प्लेन से फिर चले गए। तो चार्टर्ड प्लेन से आने के बाद कैलाशानंद जी यहाँ आए और सबसे पहले AVP गंगा को उन्होंने ये जानकारी दी कि वो वसीयत जो है वो फर्जी है, वो जो सुसाइड नोट है वो फर्जी है, वो दस्तखत है वो फर्जी है। उस दस्तखत पर तो सवाल वकील ने भी खड़ा किए। देखिए, जो वसीयतनामा सामने आया है उस बारे में दिन दोपहर को ही हमने खुलासा कर दिया था कि महंत नरेंद्र गिरी ने 3 वसीयत की थी। जो अंतिम वसीयत थी पिछले साल 4 जून को की थी और वो बलबीर गिरी के पक्ष में थी। लेकिन रात होते होते ये बात हवा में तैरने लगी। कुछ लोगों ने ये बात दावा किया
कि ये रजिस्टर्ड वसीयत नहीं थी, सिर्फ 10 रुपए के स्टैंप पर लिखा पढ़ी कर दी गई थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। इस बारे में जब हमने कानून के जानकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर रजिस्टर्ड वसीयत होगी तभी इसकी वैल्यू है, वो भले ही 100 रुपए के स्टैंप पे हो, 10 रुपए के स्टैंप पे हो, सादे पेपर पे हो या 5-10 हजार रुपए के स्टैंप पे हो। अगर ये रजिस्टर्ड हुई तब इसकी वैल्यू होगी, और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये नल एंड वाइड मानी जाएगी। रजिस्टर्ड है या नहीं इसको तो देखेंगे। इसकी पड़ताल आज हम और आप मिलकर के चलेंगे। सुबह 10 बजे रजिस्ट्री ऑफिस जो है वहां चल के हम इस बात की पड़ताल करेंगे। देखिए ये बड़ी पड़ताल, अगर रजिस्टर्ड है तो बलबीर गिरी उत्तराधिकारी होंगे। अगर उठा रहा है जो इसमें बेहद जरूरी है, उन तमाम एंगल पर हमारी नजर है और आपके जरिए आज ये बड़ी पड़ताल हम करेंगे कि क्या वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नीतीश आपका बहुत शुक्रिया, वीरेश आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद मोइन बहुत शुक्रिया आप सभी का।